दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो से, विच इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी डिडक्शन आपको आपके ग्रॉस टोटल इनकम पे मिलते हैं वो सारे डिडक्शन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके हर एक डिडक्शन को अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी ये फर्स्ट वीडियो है जहां पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ सेक्शन 80C की, कि सेक्शन 80C में कौन सा डिडक्शन आपको मिलता है, किस रिस्पेक्ट में मिलता है और कितने लिमिट तक मिलता है। ये सारी बातें करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक एक करके जितने डिडक्शन बच जाते हैं उनको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइम पे ये सारे वीडियोस मिल जाएं। अब देखिए, जिन डिडक्शंस की बात हम लोग कर रहे हैं ये डिडक्शन आपको मिलते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, जैसे आपके पास में 5 मेजर हेड होते हैं इनकम के। एक होता है सैलरी, ठीक है, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद एक होता है कैपिटल गेन, फिर पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद एक होता है अदर सोर्सेज, मतलब जो इन 4 सोर्सेज में नहीं आ पाता उसको हम लोग अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। जैसे उसका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, डिविडेंड इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई। तो जब आप ये पांचों हेड से जो इनकम आपको हो रही है उसको जब आप टोटल करते हो, उसको जब आप ऐड करते हो, वो यहाँ पर आपको मिलती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम आपको हो रही है इस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, कुछ डिडक्शन यहां पर क्लेम कर लो। डिडक्शन जब आप क्लेम कर लेते हो, डिडक्शन आपके कवर होते हैं फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। मतलब ये 80C से लेकर के 80U के बीच में कई तरीके के डिडक्शन आते हैं जिनकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो आप क्या करते हो, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करते हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। जो भी डिडक्शन आपका मिल रहा होगा आपको 80C, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारे डिडक्शन मिलने वाले। 80C हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, जो भी डिडक्शन आपको मिल रहा है उस डिडक्शन को आप क्लेम करो तो आपके कवर हो गए 80C से लेकर के 80U के बीच में। और जैसे ही आप इनको माइनस कर लेते हो तो आपको यहाँ पर जो इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पे आपको अपना टैक्स का कंप्यूटेशन करना होता है। तो जो डिडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया कि ग्रॉस टोटल इनकम पहले आप निकालते हो, उसके बाद आपको वो डिडक्शन मिलता है। अब देखिए, डिडक्शन जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी पेमेंट्स की, ठीक है, एक कैटेगरी होती है पेमेंट्स की। पेमेंट वाले में क्या होता है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने मान लो किसी तरीके का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, या आपने किसी तरीके की डोनेशन करी, या आपने किसी तरीके का सम डिपॉजिट किया। तो यहाँ पर जब आपकी जेब से पैसा जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपकी जेब से पैसा गया है वो पूरा पैसा या फिर उसका कुछ परसेंटेज आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लो। तो यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेंडिचर की बात हो रही होती है, मतलब आपकी जेब से पैसा यहाँ पर डायरेक्टली जा रहा है। दूसरा जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है इनकम की। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है इनकम की, जहां पर आपको इनकम पर डिडक्शन मिलती है। बात आती है कि इनकम पर डिडक्शन कैसे मिलेगी। देखो होता क्या है, जैसे अगर अदर सोर्सेज की हम बात करें, ठीक है, मैंने आपसे अभी कहा कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका उसमें अदर सोर्सेज में चला आता है। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो अगर आपको 15,000 का 15,000 का इंटरेस्ट मिला है आपके सेविंग्स अकाउंट पे, तो ये इनकम पहले क्या करोगे आप अपने अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड करोगे। इसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो जो इनकम में आपने ऐड किया है इसके बाद आप यहाँ पर अपना डिडक्शन क्लेम करोगे। जैसे मान लो अगर आपको 10,000 रुपए का मिल रहा है डिडक्शन, तो आप ये 10,000 रुपए इसमें डिडक्शन क्लेम करोगे और आपका जो टैक्सेबल होगा वो अल्टीमेटली होगा 5,000 रुपए। तो जो पेमेंट्स की हमने बात करी, मतलब हमने दो कैटेगरीज की बात करी डिडक्शन के अंदर में। एक हो गया पेमेंट का, दूसरा हो गया इनकम का। पेमेंट वाले में आपको कोई एडिशन वगैरह नहीं करना, वो डायरेक्टली जितना भी अमाउंट दिया है वो पूरा डिडक्शन आप वहां पर डायरेक्टली क्लेम करोगे। इनकम वाले में क्या होता है कि पहले आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालते टाइम पे उस पर्टिकुलर इनकम को ऐड करते हो, उसके बाद अगर आपको उस इनकम के लिए कोई डिडक्शन मिल रहा है तब फिर आप उसका डिडक्शन बाद में क्लेम करोगे। तो यहाँ पर कुछ पोर्शन हो सकता है आपका टैक्सेबल भी हो जाए। तो यहाँ पर पेमेंट्स वाले में अलग हो गया और इनकम वाले में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आपको डिडक्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी वो हम लोग बात करेंगे सारे पेमेंट्स वाले डिडक्शन की। जैसे 80C हो गया, ठीक है, इसके बाद CCC हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जी हो गया। तो ये सारे पेमेंट्स वाले डिडक्शन है। जब ये सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे डिडक्शन इन केस ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। जो भी आपको इनकम के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिले उन सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब 80C पे डायरेक्टली जाऊं उसके पहले कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं डिडक्शन के, वो भी आप समझ लो, ठीक है। ये कवर होते हैं अंडर सेक्शन 80A, जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स को ज्यादा नहीं, शॉर्ट में इसको कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ पर बोला है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शंस शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो ये आपको सिंपल सा बोला है कि आपकी जो जीटीआई निकली ग्रॉस टोटल इनकम उससे आपको डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो विच शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 80C टू 80U।
इसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे यहाँ पर बोला द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U shall not exceed the gross total income. However, deductions are not allowed against STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब कोई भी डिडक्शन जो आपको मिल रहा है वो STCG इस इनकम पे नहीं मिलेगा और LTCG इस पे नहीं मिलेगा। इसके बाद जितनी भी आपकी इनकम होती है जैसे सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, अदर सोर्सेज हो गए, तो इन सबकी इनकम पे आपको डिडक्शन अपना मिल जाता है, क्योंकि ये वैसे भी स्पेशल टाइप की इनकम होती है जिन पे हम लोग स्पेशल रेट पे इनकम टैक्स को निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर इनका बोलने का ये मतलब है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 80C टू 80U शैल नॉट एक्सीड GTI। जैसे मान लो आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो निकली है वो निकली 3 लाख रुपए की, ठीक है, आपकी GTI जो निकली वो निकली 3 लाख रुपए। अब जो पेमेंट्स मान लो आपने अगर किए थे, तो पेमेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो आपने जो पेमेंट किए थे वो किए थे मान लो 4 लाख रुपए, ठीक है, आपने जो पेमेंट्स किए 4 लाख रुपए और ये आपके क्वालिफाई भी कर रहे थे डिडक्शन के लिए। तो अब अगर हम उस पे अपने फॉर्मेट पे जाएं तो GTI से हम डिडक्शन को माइनस करते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है और जो डिडक्शन है, मतलब जो डिडक्शन आप क्लेम करो, वो कभी भी GTI से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब कहने का यह है कि 3 लाख में आप 4 लाख रुपए माइनस करके 1 लाख रुपए क्या गवर्नमेंट से जाकर के वापस मांगोगे कि अब ये 1 लाख रुपए मुझे वापस दो? गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो वो या तो GTI के बराबर होंगे या तो GTI से कम होंगे। तो आप मैक्सिमम अमाउंट जो क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के तौर पे वो आप अपनी GTI तक ही क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर मतलब अगर आप देखो तो आप 3 लाख रुपए तक ही क्लेम कर सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है इफ एन AOP और BOI इज एंटाइटल्ड टू एनी डिडक्शन रेफर टू इन सेक्शन 80G 80GGA GGC IA IB IC IE। इन सबको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। A member is not entitled to claim such deduction again in his own assessment in respect of his share in the income of the association of person। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये AOP है, ठीक है, इस AOP के कुछ मेंबर होंगे। अब इस AOP ने क्या किया, अपना डिडक्शन जो था वो क्लेम कर लिया। अब अगर इस AOP ने डिडक्शन क्लेम कर लिया तो डिडक्शन क्लेम करके जो इनकम बची, डिडक्शन क्लेम करके जो इनकम बची वो इनकम ही अपने मेंबर्स में बांट देगी। अब जो इनकम इन मेंबर्स को मिली है, जो इनकम इन मेंबर्स को मिली है उसके लिए इन लोगों का इंडिविजुअल अलग से असेसमेंट होता है। तो जब इन लोगों का इंडिविजुअल अलग से असेसमेंट हो रहा होगा तो उस टाइम पे ये फिर से ये वाली डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार AOP ने इसको क्लेम करके इनकम माइनस करके ही, मतलब डिडक्शन को माइनस करके ही इनकम इनको दी है, तो दोबारा क्लेम करेंगे तो ये क्या होगा, ये डबल डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों को इंडिविजुअली ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट जहां पर बोल रहे हैं वेयर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA और 80IA और 80RRB हैव बीन क्लेम्ड and allowed against the income specified in this section for any assessment year, the deduction in respect of such profits and gains shall not be allowed under any other provisions of this act। तो अगर आपने अपनी इनकम पे किसी तरीके के प्रॉफिट पे अगर डिडक्शन क्लेम किया हुआ है तो उस पर, उस प्रॉफिट पे आपको किसी और प्रोविजन, किसी और एक्ट के अंदर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोले वेयर द असेसी फेल्स टू मेक अ क्लेम इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी डिडक्शन इन द सेक्शन मेंशन्ड इन 4 पॉइंट्स। मतलब अगर यहाँ पर जो डिडक्शन की बात की गई है, अगर जो असेसी है वो अपने रिटर्न में क्लेम नहीं करता किसी तरीके के डिडक्शन को, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम देयर अंडर। मतलब अगर उसने रिटर्न में क्लेम नहीं किया डिडक्शन तो फिर उसको किसी तरीके का डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब आपको अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको खुद अपने रिटर्न्स में यहाँ पर क्लेम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद नहीं कहेगी तो भैया आपने ये पेमेंट किया तो इसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर लो। अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो आपको खुद से ही डिडक्शन को क्लेम करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक यानी कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो होता है वो बेसिकली आपको मिलता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, या फिर अगर आपने किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन किया है प्रोविडेंट फंड में, या फिर अगर मान लो आपने यूलिप खरीदा है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सारे जितने भी तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी कवर होती है अंडर सेक्शन 80C। अगर मैंने अपनी लाइफ पर कोई प्रीवो लिया हुआ, इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मैं उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूँ, तो जितना भी मैं प्रीमियम दे रहा हूँ उसका मुझे यहाँ पर डिडक्शन मिलता है एक सर्टेन प्रपोर्शन तक। तो उसी सर्टेन प्रपोर्शन की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले। कई और पॉइंट भी यहाँ पर कवर होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड तो करिए, लेकिन जब आप एग्जाम में इसको मेंशन करोगे तो आप इसमें से काट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो कौन कौन से असेसी को ये वाला डिडक्शन मिलता है, तो एक तो इंडिविजुअल को मिलेगा, दूसरा डिडक्शन HUF को मिलता है। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद कितने क्वांटिटी तक या कितने लिमिट तक मिलता है, तो मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख रुपए तक। देखिए सबसे ज्यादा फेमस अगर देखा जाए तो हमारा 80C का ही डिडक्शन होता है। ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल्स को क्लेम करता है जो भी टैक्स का पेमेंट कर रहा है।
तो यहाँ पर कितनी लिमिट तक आप कर सकते हो, तो 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट यहाँ पर सेट है। इससे ज्यादा आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते, इससे कम आपने अगर किया होगा तो आप क्लेम कर सकते हो। कौन कौन से पेमेंट या डिपॉजिट आपके इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, तो देखिए इसमें दो कैटेगरीज आती है। एक हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल को भी मिल रहा है और एचयूएफ को मिल रहा है। और दूसरी वाली लिमिट होगी जो कि सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, जहां पर एचयूएफ की बात नहीं होगी, जो एचयूएफ को अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे डिडक्शन की बात करें, ऐसे डिपॉजिट की बात करें जो कि इंडिविजुअल को भी मिल रहा है और साथ में एचयूएफ को भी मिल रहा है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में ऑफ सेल्फ, स्पाउस और हिज और हर चिल्ड्रेन स्लैश एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ये वाला जो पार्ट है ऑफ सेल्फ, स्पाउस और हिज और हर चिल्ड्रेन, ये वाला होता है इंडिविजुअल के लिए, और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली वाला जो पार्ट है वो है हमारे एचयूएफ के लिए। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है वो आप अपने लिए पे कर सकते हो, मतलब आपने अपनी लाइफ पे अगर लिया हुआ है तो आप पे कर सकते हो। आपने अपने स्पाउस के लिए, मतलब अगर वाइफ है तो हस्बैंड के लिए, अगर हस्बैंड ने लिया है तो वो वाइफ के इंश्योरेंस पे क्लेम कर सकता है इसको, और जो भी उनके बच्चे होंगे उनके ऊपर भी ये क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने ऊपर लेता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, तो मैंने जो प्रीमियम पे किया उस पर मुझे डिडक्शन मिलेगा। अगर मैंने अपनी वाइफ के ऊपर लिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम उसका अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे डिडक्शन मिलेगा, और अगर मैंने अपने बच्चों के लिए भी लिया हुआ है तो उनके लिए जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ उनका डिडक्शन भी मुझे यहाँ पर मिलेगा, लेकिन एक सर्टेन प्रपोर्शन तक। ये देखें यहाँ पर एक क्वालिफाइंग अमाउंट, कितने अमाउंट तक आपका डिडक्शन आपको मिल सकता है। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो बोला इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2012। अगर आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो अगर इशू हुई है बिफोर 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 के पहले अगर वो इशू हुई है, तो उसमें होगा अप टू 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड का मतलब आप समझ रहे हो ना क्या होता है। अगर डेथ हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस किस लिए लिया जा रहा है कि अगर डेथ हो जाती है तो उसमें एक लमसम अमाउंट उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है। तो सम अश्योर्ड का मतलब होता है कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो कितना सम उसके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर मिलेगा। जैसे होता है ना 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो जितना भी सम अश्योर्ड होगा उसका अप टू 20% तक, अप टू 20% तक यहाँ पर डिडक्शन उसको मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पॉलिसी लिए जो सम अश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए, ठीक है, जो सम अश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए, और यहाँ पर पॉलिसी इशूड हुई थी बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो इसका मतलब 20% ऑफ द सम अश्योर्ड, तो 10 लाख रुपए का अगर आप देखो तो 20% कितना होगा, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। और मान लीजिए कि जो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया है 2.2 लाख रुपीज, तो उसको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 2 लाख रुपए तक ही यहाँ पर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इन केस मान लीजिए कि उसने जो पेमेंट किया है वो 1.8 लाख का किया है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा 1.8 लाख का, ना कि 2 लाख का। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पर आप ये देख लेना कि सम अश्योर्ड कितना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे बोला इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 पे या उसके बाद अगर पॉलिसी ली है, मतलब पॉलिसी आपकी इशू हुई है, तो यहां पर हो जाएगा अप टू 10% ऑफ द सम अश्योर्ड। इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर कवर होता है इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 अप टू 15% ऑफ द सम अश्योर्ड इफ इट इज ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी और अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी और सफरिंग फ्रॉम डिजीज और एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80 DD। इसका मतलब 80 DD, जो 80 DD होता है उसके अंदर में कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये सब उसके अंदर में कवर होती है। तो जब इस सेक्शन की बात हम लोग करेंगे तब आपको वहां पर समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी डिजीज की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सीवियर टाइप की होती है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गई, तो इन सब की बात होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो पॉलिसी है अगर वो इशू हुई है 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद में, और ये पॉलिसी अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के लिए ली हुई थी जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी था, अगर उसके पास में कोई तरीके की डिसेबिलिटी थी जैसे आई, ईयर, नोज, इन सब की तरीके की डिसेबिलिटी थी, या फिर सीवियर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जो होती है वो 40% तक की होती है, और जो सीवियर डिसेबिलिटी होती है वो अप टू 80% तक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिसेबल पर्सन के लिए लिया है तो फिर 15%, और नॉर्मल अगर आप कैटेगरी में जाओगे तो यहाँ पर 10% और 20%। तो ये आप समझ गए कि आपको जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का देखना होगा कि कितना अमाउंट क्वालिफाई कर रहा है डिडक्शन के लिए, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सम अश्योर्ड कितना है। बस कहानी जो थी, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो हमारा यहीं तक रहता है। इसके बाद जिनकी भी बात हम लोग करेंगे उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं आती कि मतलब इतना अमाउंट उतना अमाउंट, वहां पर पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिल जाता है। अब सिंपल से आपको यहाँ पर याद करने वाले मटेरियल ज्यादा है। सेकंड पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन की बात कर ली, तो अगर इंडिविजुअल ले रहा है तो इनके लिए,
और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब एचयूएफ के अंदर में कोई भी मेंबर अगर फैमिली का है, उनके लाइफ पे अगर लिया गया और एचयूएफ अगर पेमेंट कर रहा है प्रीमियम का, तो उसको भी यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल और एचयूएफ इन दोनों की बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा था कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपने पीपीएफ में पैसा डाला है, ठीक है, और ये पीपीएफ आपने अपने नाम पे खोला था, अपने स्पाउस के नाम पे खोला था, स्पाउस का मतलब वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, या फिर उन बच्चों के नाम पे खोला था, या फिर अगर एचयूएफ है तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो अगर आपने पीपीएफ में पैसा डाला हुआ है तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद तीसरा पॉइंट बोला सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई नोटिफाइड सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया है या फिर किसी तरीके के नोटिफाइड डिपॉजिट में किया है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 ऑफ द यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपने यूलिप प्लान में इन्वेस्ट किया है यूटीआई के तो भी आपको एटीसी के अंदर में डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर यह समझ लीजिए कि यूलिप का मतलब क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उस प्रीमियम का कुछ पार्ट आपके इंश्योरेंस के लिए जाता है, मतलब आपके प्रोटेक्शन के लिए, कुछ पार्ट उसका यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में इक्विटी में हो सकता है, डेट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो कुछ पार्ट आपका इंश्योरेंस के लिए गया, कुछ पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट के लिए गया। तो इससे क्या होता है, दो काम हो जाते हैं, एक तीर से दो निशान है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी चल रही है, साथ में आपका इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल रहा है। तो ये होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। पांचवा पॉइंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू द फॉर पार्टिसिपेशन टू यूलिप है। अब देखिए यहाँ पर यूलिप प्लान की बात करी गई 1971 ऑफ द यूटीआई। इसके बाद मान लो अगर आपने किसी और तरीके के यूलिप में भी इन्वेस्ट किया है तो भी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। तो सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो तो आपका यूलिप जो है, यूलिप में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका यहाँ पर डिडक्शन आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे इसको, एक तरीके का प्रीमियम ही कहेंगे हम लोग। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर हमसे बोल रहा है सम पेड effect or to keep in force a contract of such annuity plan of LIC of India or any other insurer as the central government may notify। एन्युटी प्लान का मतलब एक तरीके से पेंशन प्लान होता है। तो यहाँ पर बोले सम पेड टू इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब स्टार्ट करने के लिए, जो भी आपने उस एन्युटी प्लान को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको इन फोर्स, टू कीप इन फोर्स मतलब कि उसको चलाते रहने के लिए, तो चलाते रहने के लिए या स्टार्ट करने के लिए या फिर चलाते रहने के लिए अगर आपने कोई भी पैसा दिया है किसी एन्युटी प्लान में जो कि एलआईसी का हो या फिर किसी और अदर इंश्योरर का हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उसका भी प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो, उसका भी जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पर भी आपको डिडक्शन यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्लान्स के बारे में बताया गया, जैसे न्यू जीवन धारा हो गया, ठीक है, न्यू जीवन धारा प्लान 1। तो ये भी आप एक बार देख लेना, ये वाले प्लान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं एन्युटी प्लान के लिए। इसके बाद आता हमारा सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट हमसे बोल रहा है सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, ठीक है, तो वो जो भी पैसा आप दे रहे हो उसका भी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद एट पॉइंट हमसे बोला है सम पेड टू द नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम और पेंशन फंड सेटअप बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक के अगर किसी पेंशन फंड में अगर आपने वो किया, इन्वेस्ट किया है, या फिर अगर आपने किसी डिपॉजिट स्कीम में पैसा डाला है तो उसमें भी आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हो आप। और इसके बाद नाइन्थ पॉइंट हमसे बोला सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स ऑफ अ, दो पॉइंट है यहाँ पर, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपने किया हो या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में किया हो। पब्लिक सेक्टर कंपनी की अगर बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज होनी चाहिए किसमें, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। और अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की हम बात करें तो ये फॉर्म होनी चाहिए, मतलब ये जो अथॉरिटी है ये किस पर्पस के लिए फॉर्म होनी चाहिए, तो ये फॉर्म होनी चाहिए फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हाउसिंग एकोमोडेशन और फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स और विलेजेस और फॉर बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों के लिए मिलेगा, अगर आपने नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट किया है, पैसा डाला है, और ये पैसे, ये जो स्कीम है ये किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की हो या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की होनी चाहिए। इसके बाद टेंथ पॉइंट हमसे बोला है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम और इंस्टॉलमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज और इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस। इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब है होम लोन, ठीक है। अगर आपने होम लोन की इंस्टॉलमेंट पे करी है तो उस इंस्टॉलमेंट पर भी आपको डिडक्शन यहाँ पर मिलता है, लेकिन एक कंडीशन का ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ये देखिए, However, the deduction will not be allowed till the house is completed। जब तक हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। एक बार हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर आप इसको आराम से क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये आपको ध्यान रखनी, द इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जिस घर को बनाने के लिए, जिस घर को परचेज करने के लिए आपने होम लोन लिया था, जिसकी इंस्टॉलमेंट पे आप डिडक्शन क्लेम करने की बात कर रहे हो,
उससे होने वाली, उस घर से होने वाली इनकम आपकी चार्ज होनी चाहिए फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक तरीके से ये आपका हो गया होम लोन की इंस्टॉलमेंट। तो जो भी आपने होम लोन पे इंस्टॉलमेंट पे करी है उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद आता हमारा 11th पॉइंट, जहां पर बोला सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल अभी मैं बता दूंगा आपको क्या होता है। अब ये कैपिटल जो है वो इक्विटी शेयर्स की भी हो सकती है और डिबेंचर्स की भी हो सकती है, बाय अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने किसी एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल में सब्सक्रिप्शन डाला है, ठीक है। अब एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल का मतलब आप देख लो क्या होता है। Eligible issue of capital means an issue made by a public company formed and registered in India or the public financial institution, and the entire proceeds of the issue are utilized wholly and exclusively for the purpose of any business referred to in section 80IA subsection 4, that is developing, maintaining and operating an infrastructure facility, providing basic or cellular telecommunication services, डेवलपिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज, एंड लास्ट जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल का मतलब ये हुआ कि ऐसी, ये जो कैपिटल है ये किसका होगा, ये किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का हो सकता है, पब्लिक कंपनी का, या फिर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। और ये जो कैपिटल है ये वो कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेज क्यों कर रहा है, ये वो रेज कर रहा है इन पर्पस के लिए। ये जो पर्पस आपको बताए गए हैं, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन पर्पस के लिए वो कैपिटल को रेज कर रहा है। और साथ में जब कैपिटल वो रेज कर लेता है तो उसका जो एंटायर प्रोसीड है, उसका जो एंटायर प्रोसीड है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली इन्हीं पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। तो ये आपने समझ लिया कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल क्या होता है। एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल में अगर आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन डाला है तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद 12th पॉइंट हमसे बोला सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D प्रोवाइडेड द फंड यूटिलाइजेज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्राइब टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल ऑफ एनी कंपनी। तो आपको ये समझ में आएगा कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D। तो एक बार ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D के अंदर में। ये देखें, म्यूचुअल फंड्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर। फर्स्ट एंड दो ही पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट हमसे बोला है म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट, ठीक है। सेबी एक्ट के अंदर में कोई भी म्यूचुअल फंड अगर रजिस्टर्ड है या फिर सच अदर म्यूचुअल फंड सेटअप बाय अ पब्लिक सेक्टर बैंक और अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑथराइज्ड बाय आरबीआई एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ईएलएसएस की बात की गई कि ईएलएसएस को यहाँ पर नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। म्यूचुअल फंड आप समझते हो ना क्या होता है म्यूचुअल फंड। देखिए जैसे इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने मान लो अगर किसी कंपनी का लिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि मान लो आपने टाटा के शेयर्स लिए हुए हैं। टाटा कंपनी के किसी कंपनी के अगर आपने मान लो शेयर्स लिए हुए हैं, टाटा मोटर्स के अगर आपने शेयर्स लिए हुए हैं, अगर कंपनी यहाँ पर फॉल करती है, कंपनी के शेयर डाउन जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर फॉल करती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये एक कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं पूरा बंडल बना देते हैं। तो जैसे मान लो अगर आप किसी मोटर सेक्टर के उसमें कर रहे हो तो यहाँ पर ये टाटा को उठा लेंगे, ठीक है, सुजुकी को उठा लेंगे, होंडा को उठा लेंगे, कई कंपनीज के शेयर्स को उठा करके या उनके डेट सिक्योरिटीज को उठा करके ये पूरा बंडल बना देते हैं, ठीक है। इस बंडल को हम लोग बोलते हैं फंड। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप सिर्फ टाटा में इन्वेस्ट ना करके आप टाटा में भी कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद होंडा में भी कर रहे हो, सुजुकी में भी कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो आपको ज्यादा रिस्क यहाँ पर झेलना नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया हमको म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम डिकोड करें तो ये बोला सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 प्रोवाइडेड द फंड यूटिलाइजेज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। मतलब जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो किस लिए होना चाहिए, टू सब्सक्राइब टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। मतलब या तो आप डायरेक्टली एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल में करो, या फिर अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल में कर रहा है तो भी आपको यहाँ पर 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद 13 पॉइंट आपसे बोला टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने पैसा डाला है फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5 ईयर, मतलब 5 ईयर का लॉक इन वाले एफडी में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो उसमें भी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। और ये जो एफडी है ये किसके साथ होनी चाहिए, विद अ शेड्यूल बैंक इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके की एफडी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका लॉक इन पीरियड अगर 5 साल का है तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C।
इसके बाद 14 पॉइंट हमसे बोला सब्सक्रिप्शन टू सच बॉन्ड्स इशूड बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मतलब नबार्ड। अगर आपने नबार्ड के किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पर 80C का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद लास्ट में बोले डिपॉजिट इन अ 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर आपने पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में किया है जिसका लॉक इन पीरियड था वो 5 ईयर का था, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C। तो यहां पर हम लोगों ने जो 15 पॉइंट तक थे, ठीक है, ये जो 15 पॉइंट तक था यहाँ पर इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ, ये दोनों क्लेम, मतलब इंडिविजुअल को भी मिलेगा और एचयूएफ को भी मिलेगा। अब जिनकी बात हम लोग करने जा रहे हैं उस केस में, मतलब जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल क्लेम, मतलब ये जो डिडक्शंस की बात हम लोग करने वाले हैं इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, यहाँ पर एचयूएफ का कोई भी रोल नहीं होता। तो 16 पॉइंट में अगर आप देखोगे तो 16 पॉइंट में बोले टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ स्पाउस और हिज और हर चिल्ड्रन। अगर आपने किसी तरीके के एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट किया, अभी हम लोगों ने एन्युटी की बात करी थी, एन्युटी प्लान की जो एलआईसी का था या फिर किसी और अदर इंश्योरर का था, यहां पर हमारी बात हो रही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी की, जो आपने अपनी लाइफ पे लिया हो या फिर अपने स्पाउस की लाइफ पे लिया हो या फिर अपने बच्चों की लाइफ पे लिया हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको रिडक्शन उसका मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन का ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है, provided that such contract does not contain a provision for the exercise by the insured of an option to receive the cash payment in lieu of the payment of annuity। मतलब उसमें ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए उस एन्युटी प्लान में कि आप कैश पेमेंट उठा लो पेंशन की जगह पे, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेंशन के फॉर्म में आपको पैसा मिल रहा है तब आपको यहाँ पर उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आप कैश पेमेंट ले लेते हो तब फिर आपको डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा। इसके बाद 17 पॉइंट से बोला बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अप टू 20% ऑफ द सैलरी पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग अ डिफर्ड एन्युटी। देखिए एक होती है इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी में क्या होता है कि आपने पैसा दिया और तुरंत के तुरंत वहां पर एन्युटी आपकी स्टार्ट हो गई। डिफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि आपने पैसा डाला और एक एज के बाद या फिर एक टाइम लिमिट के बाद तब वहां पर आपकी पेंशन स्टार्ट होती है। तो अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर आप काम करो तब आपको वहां पर सैलरी मिल रही है और आपकी सैलरी से अप टू 20% तक अगर डिडक्शन हुआ है डिफर्ड एन्युटी में डालने के लिए तो उसका डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद 18 पॉइंट हमसे बोला कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल टू एनी प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज। अगर आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है तो भी आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा। इसके बाद अगर आपने मान लो किसी अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में पैसा डाला तो आपको मिलेगा, अगर आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद अगर आपने एनएससी 8 इशू या फिर एनएससी 9 इशू अगर खरीदा हुआ है तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। एनएससी वाले में इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको मिलता है, जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने एनएससी 8 या फिर एनएससी 9 इशू में अगर आपने पैसा डाला है तो भी आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलता है। इसके बाद अगर मान लो आपने ट्यूशन फीस पे करी है, ट्यूशन फीस किसकी होगी, आपके बच्चों की होगी, तो ट्यूशन फीस अगर आपने पे करी है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ट्यूशन फीस का मतलब ये नहीं होगा कि वो ट्यूशन फीस में आपने किसी तरीके की डेवलपमेंट फीस या फिर किसी तरीके की डोनेशन, जैसे मान लो आप जाओ किसी उसमें एमबीबीएस के उसमें कॉलेज में अगर एडमिशन लेने तो वहां पर जो डोनेशन मांग लेते हैं वो लोग, तो वो डोनेशन का अगर आप चाहो कि आपको डिडक्शन मिले तो ऐसा नहीं होता है। ट्यूशन फीस सिर्फ वही पढ़ाने की जो फीस होती है वो वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स एनी डेवलपमेंट फीस और डोनेशन और पेमेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर। मतलब जो मंथली पेमेंट जाता है फीस का, हर मंथली फीस में यहाँ पर ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होती है, तो उस ट्यूशन फीस का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन वही प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है टू अ यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट situated within India for the purpose of full time education of his two children। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब इनका, दो बच्चों की ट्यूशन फीस तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप चाहो आपकी पूरी क्रिकेट टीम बना के बैठे हो, 10-11 बच्चे आपने पैदा कर दिए, ठीक है, 10-11 बच्चों की ट्यूशन फीस आप क्लेम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ दो बच्चों की ट्यूशन फीस तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और ये जो एजुकेशन है ये फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, पार्ट टाइम एजुकेशन की ट्यूशन फीस एग्जेम्प्ट, मतलब डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 23rd पॉइंट होगा, ये 23 आप इसको कर लेना, ठीक है, ये 23rd पॉइंट है हमारा। 23rd पॉइंट में बोल रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब क्या होता है, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट आप समझ रहे हो, मतलब वो इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला था, मतलब ड्यू डेट उसकी आ गई थी लेकिन अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है वो, ये होता है अक्रूड इंटरेस्ट। अनअर्न्ड का मतलब क्या होगा, अनअर्न्ड का मतलब होगा कि अभी उसकी ड्यू डेट नहीं है, मैंने पहले से ही अर्न कर लिया, अकाउंटिंग का हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि आपके इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ चुकी है, निकल चुकी है, लेकिन आपको अभी वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। तो इनका कहने का मतलब है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द एनएससी 8 इशू एंड 9 इशू
उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। क्यों? देखो क्या होता है, एनएससी में जो भी पैसा आपने डाला है, इस पैसे पे जो प्रिंसिपल आपका है उस पे आपको मिलता है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है, ये री इन्वेस्ट हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये री इन्वेस्ट हो जाता है किसमें, आपके एनएससी में ही। तो जैसे मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है, 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिला फर्स्ट ईयर पे, तो ये 5,000 रुपए आपके अकाउंट में ना जा करके ये 5,000 रुपए 1 लाख रुपए में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब अब आपका कॉर्पस कितना हो गया, आपका कॉर्पस हो गया 1,05,000 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर जब आपको वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 1,05,000 रुपए पे। तो एक तरीके से कंपाउंडिंग होती जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान यहाँ पर आपको और रखना पड़ेगा, देखो, अक्रूड इंटरेस्ट इज डीम टू बी री इन्वेस्टेड हेंस एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये हमको समझ में आ गया कि अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो री इन्वेस्ट हो जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को उसका भी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। बट नॉट इन केस ऑफ 5th ईयर इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8 इशू एंड 10th ईयर इंटरेस्ट ऑन एनएससी 9th इशू। एनएससी 8 इशू जो होती है वो 5 साल की होती है, तो 4 साल तक आपका जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो तो इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन 5वें साल पे जब आपकी मेच्योरिटी आ गई तब किसमें इन्वेस्ट करोगे, तब तो आपको वो जो पैसा है वो पूरा मिलने वाला है। तो जो 5वें साल का इंटरेस्ट होता है वो अक्रूड इंटरेस्ट हमारा री इन्वेस्ट नहीं होता, इसीलिए उसका डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो एनएससी 9th इशू होता है वो 10 साल का होता है, तो 9 साल तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट का, क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन जो 10th ईयर का होगा वो आपका री इन्वेस्ट नहीं होता, इसलिए उसका भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद आता हमारा 24th पॉइंट, ये हो गया 23, इसको चेंज कर लीजिएगा, 23 हो गया। 24th में बोले डिपॉजिट इन अ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, ठीक है, 2004, इसमें अगर आपने पैसा डाला तो भी आपका वो हो जाएगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 25th पॉइंट हमसे बोला है डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डाला है तो भी आपका यहाँ पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता हमारा 26th पॉइंट, यहाँ पर 27 लिखा है, इसको 26 आप चेंज कर लेना। यहाँ पर ये बोला कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अगर पैसा डाला है अपने टीयर 2 अकाउंट में ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 सीसीडी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स, तो उसका भी डिडक्शन उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, टीयर 1 टीयर 2 समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, 80 सीसीडी की बात यहाँ पर की गई है। सेक्शन 80 सीसीडी, 80 सीसीडी जो होता है वो बोलता है कि अगर आपने मान लो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक है, किसी एनपीएस में, या फिर इसमें अटल पेंशन योजना भी आ जाती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो नेशनल पेंशन स्कीम में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है टीयर 1 अकाउंट, एक होता है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो टीयर 1 के मेंबर यहाँ पर ऑलरेडी हैं। टीयर 1 में आप अपना पैसा डालते हो और एक फिक्स पीरियड के बाद ही आपका ये मैच्योर होकर के मिलता है। टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, टीयर 2 अकाउंट में जब चाहो तब डालो, जितना चाहो तब आप उसमें टाइम पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अपने टीयर 2 अकाउंट में, देखो टीयर 1 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 80 सीसीडी में यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने टीयर 1 अकाउंट में किया हुआ है तो आपको 80 सीसीडी में मिलेगा डिडक्शन। अगर आपने टीयर 2 अकाउंट में पैसा डाला है, ठीक है, टीयर 2 अकाउंट में पैसा डाला और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि टीयर 2 अकाउंट में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन अगर ये पैसा आपने डाल करके फिक्स्ड पीरियड नॉट लेस देन 3 इयर्स, मतलब 3 साल के लॉक इन पे अगर आपने डाल दिया है तब आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आप चाहो कि आपने डाला और इसके बाद आप तुरंत निकालो 6 महीने साल भर बाद, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको 3 साल का लॉक इन यहाँ पर टीयर 2 अकाउंट में भी रखना पड़ेगा, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर नोट्स हमको दिए गए, एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोला था डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ मेजर चिल्ड्रंस ऑल्सो इंक्लूडिंग अ मैरिड डॉटर। मेजर का मतलब कि 18 साल के ऊपर वाले बच्चों की लाइफ पे भी अगर आपने अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो भी आपको यहाँ पर 80C का जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर मैरिड डॉटर की लाइफ पे भी अगर आपने लिया हुआ है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि मैरिड डॉटर अपने हस्बैंड के साथ चली गई, लेकिन फिर भी अगर आपने मैरिड डॉटर के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी आप ले रखे हो और उस पर अगर आप प्रीमियम पे करो तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट उससे बोला कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड शैल नॉट इंक्लूड एनी सम्स इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन टेकन फ्रॉम दैट फंड। देखिए यहाँ पर क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड शैल नॉट इंक्लूड एनी सम्स इन रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम दैट फंड। जैसे मान लो ये हमारा फंड था, ठीक है, हम इसमें इन्वेस्ट करते तो हमको 80C में यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता। हमने क्या किया, इस फंड से यहाँ पर लोन ले लिया, हमने क्या किया, इस फंड से यहाँ पर कुछ अमाउंट विड्रॉ करके वापस से हमने इसमें री इन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट बेवकूफ तो है नहीं कि आपने एक तरफ से निकाला दूसरी तरफ आपने वापस से री इन्वेस्ट कर दिया और आप उसका डिडक्शन क्लेम करो, तो इस चीज पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट में हमसे वही बताया गया जो अभी मैंने आपको अक्रूड इंटरेस्ट वाला बताया, 5th ईयर और 9th ईयर वाला, वो 10th ईयर वाला, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब एक चीज का ध्यान ये रखिएगा
ये सारे पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं, मतलब एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप ये चीजें ध्यान रखो, जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इंश्योरेंस वाला, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला याद रखेगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप वाला ध्यान रखेगा, ठीक है। एन्युटी प्लान भी आप याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल सा है। इसके बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है या फिर किसी पेंशन फंड में जो एनएचबी का है उसमें डाला है, ठीक है, ये पॉइंट अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बड़ा पॉइंट एग्जाम में जब लिखोगे तो इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे। इस पॉइंट को आप कन्वर्ट करके होम लोन की इंस्टॉलमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है, होम लोन की इंस्टॉलमेंट भी आप लिख सकते हो इसको। इसके बाद ये हमारा पॉइंट था 11 पॉइंट एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, तो इसको भी आप डाल सकते हो चाहो तो। ये वाला पॉइंट डालना मत भूलना, 13 पॉइंट फिक्स डिपॉजिट वाला, ठीक है, एफडी वाला पॉइंट डालना मत भूलना। उसके बाद बॉन्ड्स नबार्ड के ये भी सिंपल है। इसके बाद डिपॉजिट इन अ 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, और ये छोड़ ही दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट मत भूलिएगा प्रोविडेंट फंड में, ये सब क्योंकि देखो ये आपके सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करोगे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, आप यूलिप में इन्वेस्ट करोगे, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगे, तो ये चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद आरपीएफ में अगर आपने किया है, ठीक है, इसके बाद अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में अगर आपने किया है, इसके बाद एनएससी 8 और एनएससी 9 इनके अक्रूड इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा, अक्रूड इंटरेस्ट का, ठीक है। फिफ्थ ईयर वाला री इन्वेस्ट नहीं होता, उसको हम नहीं मानेंगे, और 10th ईयर वाला एनएससी 9th इशू में, तो उसमें हम इसको नहीं मानेंगे। ट्यूशन फीस वाला बड़ा बढ़िया पॉइंट है, इसको याद रखेगा आप लोग, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये वाला पॉइंट आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए, मुझे पता है मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया, लेकिन एटीसी थोड़ा सा लेंदी होता ही है। आप अपने बुक्स में भी अगर चेक करोगे तो एटीसी थोड़ा लेंदी ही आपको देखने को मिलता है। समझना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट अगर आपका आ जाएगा तो बेकार में आपका क्वेश्चन फंसे, इसलिए मैंने हर पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है और बहुत शॉर्ट में और क्रिस्प मैनर में आपको बताने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन वन हमसे बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर सूरज एन ऑथर ऑफ बुक्स डिडक्शंस अलाउएबल टू हिम अंडर सेक्शन 80C। हमको बोला जा रहा है कि हमको डिडक्शन निकालनी है अंडर सेक्शन 80C किसकी, मिस्टर सूरज की। यहां पर इन्होंने बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ पॉलिसी टेकन इन 2011। आपको मैंने पॉइंट बताया था कि 1 अप्रैल 2012 के पहले अगर आपने पॉलिसी ली है तो इसका जो क्वालिफाइंग अमाउंट होता है वो होता है 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद अगर पॉलिसी ली है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 10% ऑफ द सम अश्योर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है वो पे किया कितना, 22,000 रुपए, और इनका जो सम अश्योर्ड है वो कितना है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, आप पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, इसको अंडर सेक्शन 80C। तो फर्स्ट पॉइंट अगर डालें हम लोग तो फर्स्ट पॉइंट में यहां पर आ जाएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ। यहां पर एक चीज का ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि जो इनका सम अश्योर्ड है उसका 10% क्वालिफाइंग अमाउंट होता है। क्वालिफाइंग अमाउंट आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्वालिफाइंग अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 2 लाख। तो 10% ऑफ 2 लाख यहां पर कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 2 लाख हो जाएगा 20,000 रुपीज, ठीक है, 10% ऑफ 2 लाख हो जाएगा 20,000 रुपीज। प्रीमियम इन्होंने पे किया 22,000 रुपए, इनका क्वालिफाइंग अमाउंट था 20,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए तक ये अपना क्लेम कर सकते हैं। अब अगर ये उससे ज्यादा पे करते हैं तो उनको उतने ही 20,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर इन्होंने 22,000 की जगह अगर सिर्फ 18,000 का पेमेंट किया होता तो फिर इनको 18,000 तक का ही डिडक्शन मिलता, तब 20,000 का नहीं मिलता। 20,000 क्या है ना, एक सीलिंग लिमिट क्रिएट कर देता है कि उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, उस तक या उसके नीचे आपको मिल जाएगा। तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000 रुपए, ठीक है, 22,000 नहीं लेंगे क्योंकि 22,000 20,000 से ज्यादा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर बोला कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपको अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बीच में डिफरेंस जानना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सैलरीज वाला चैप्टर आपको दिख जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, आप देख लेना, वहां पर सैलरीज के अंडर में आपको प्रोविडेंट फंड की डिटेल मिल जाएगी। अभी हम लोगों ने बात करी थी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आपने पैसा डाला है तो आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है तब आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलता। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड,
तो इसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता अंडर सेक्शन 80C, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। इसके बाद आता सी पॉइंट, यहाँ पर ए बी सी डी कर देते हैं यार, ये ठीक है ए, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे सी, ठीक है। सी पॉइंट बोला कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पीपीएफ का आपको मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो पीपीएफ का यहाँ पर आप लिखोगे पीपीएफ, आप पूरा लिखना कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, ये हो जाएगा 95,000 रुपीज। इसके बाद डी पॉइंट हमसे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी 8 इशू, एनएससी 8 इशू, जो कि कितना है 18,000 रुपए का, तो एनएससी 8 इशू का भी हमको मिलता है, तो यहाँ पर डाल देंगे डी पॉइंट एनएससी, और ब्रैकेट में डाल दो आप 8 इशू। ये कितना अमाउंट था, ये अमाउंट था 18,000 रुपए का, 18,000 का ये अमाउंट हो गया। इसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कंप्लीटेड एनएससी 8 इशू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एनएससी 8 इशू में 4 साल तक का जो इंटरेस्ट होता है वो अक्रूड इंटरेस्ट होता है, और वो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, वो मतलब डीम्ड होता है एक तरीके से कि वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर ये 1 ईयर का है, फर्स्ट ईयर का, इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, ये री इन्वेस्ट हो गया होगा, तो ये 8,000 रुपए का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो आप यहाँ पर डालोगे ई पॉइंट अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8 इशू, आप पूरा सही से लिख लेना, मेरी राइटिंग इतनी नहीं बन रही, ठीक है, एनएससी 8 इशू, तो यहाँ पर 8,000 रुपए। इसके बाद एफ पॉइंट हमसे बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज मदर्स लाइफ पॉलिसी। अब देखिए जो हमने बात करी थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो एक तो सेल्फ के लिए था, ठीक है, दूसरा स्पाउस के लिए था, यानी कि अगर हस्बैंड है तो उसके लिए वाइफ, और वाइफ है अगर तो उसके लिए हस्बैंड, या फिर बच्चों के लिए, ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए, तो इनके लिए मिलता है सिर्फ। अगर आपने अपने पेरेंट्स की लाइफ पे लिया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एफ पॉइंट अगर हम देखें ABCDEF, एफ पॉइंट हो गया हमारा LIP, अगर मदर की लाइफ पे लिया है तो उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिला, तो इसको आप डैश कर दो। इसके बाद जी पॉइंट ने बोला रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यानी कि होम लोन, तो होम लोन की इंस्टॉलमेंट का अगर पेमेंट किया है तो 21,000 रुपए, तो इसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो ये हो जाएगा होम लोन इंस्टॉलमेंट, इसको पूरा लिख देते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ होम लोन, जी पॉइंट ये हो गया, इसमें कितना है 21,000 रुपए, ठीक है, हाँ। इसके बाद एच पॉइंट हमसे बोला डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ₹6,000, तो 6,000 रुपए सुकन्या समृद्धि अकाउंट का भी मिलेगा, तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट एच, और ये हो गया कितना अमाउंट था 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, इसको टोटल कर लीजिए आप 22,000, फिर उसके बाद 95,000, फिर 18,000, फिर 8,000, फिर 21,000, फिर 6,000, इसका टोटल आ जाएगा 1,70,000, ठीक है, 1,70,000। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका, आप इसको डालोगे अमाउंट एंटाइटल्ड, ठीक है, ENTITLED, एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 1,70,000 उसका एंटाइटल्ड अमाउंट है, मतलब कि 1,70,000 रुपए तक वो क्लेम कर सकता है, लेकिन 1,70,000 का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो 80C की मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 1.5 लाख तक। अगर आपने 1.5 लाख तक किया तो आप उसका क्लेम कर सकते हो, 1.5 लाख से अगर ज्यादा किया है तब भी आपको 1.5 लाख मिलेगा, अगर आपने 1.5 लाख से कम किया है तो आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा। जैसे मान लो अगर यहीं पर 1.4 लाख आता, 1.7 लाख की जगह 1.4 लाख का अगर इसका आता तो इसको 1.4 लाख ही मिलता, लेकिन 1.5 लाख से अगर ज्यादा आपने किया है तो आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगा, क्योंकि एक सीलिंग लिमिट यहाँ पर होती है। तो 1,70,000 इसका अमाउंट एंटाइटल तो है, लेकिन इसको मिलेगा नहीं, इसको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर में वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1,50,000 का, मतलब 20,000 रुपए का एक तरीके से आप कह सकते हो नुकसान हो गया। नुकसान ही खैर इससे, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसके बाद में आगे काम ही आएगी। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है तो इसको थोड़ा सा माफ कर देना आप लोग। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन द असेसमेंट ईयर ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर 23 to 24, ठीक है। अच्छा, जो डिडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके, ये जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 23-24 वाला, और साथ में 24-25, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ये बोला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹80,000 ऑन ओन लाइफ टेकन इन 2017, द प्रीमियम पेड इज 9,000 रुपीज। अब
वही बात आ गई कि अगर 2000 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद अगर आपने कोई पॉलिसी आपकी इशू हुई है तो उस पर आपको 10% तक का ही सम अश्योर्ड आपका क्वालिफाई करता है। तो यहां पर अगर हम ए पॉइंट में देखें, ठीक है, ए पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहां पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली गई है ओन लाइफ पे, ठीक है, ओन लाइफ पे, इसमें अगर हम देखें क्वालिफाइंग अमाउंट, तो क्वालिफाइंग अमाउंट यहां पर निकलेगा 10%। जैसे पिछले मुझसे ये वाली में गलती हो गई थी, ये वाली आप मत करना। 10% ऑफ सम अश्योर्ड 80,000 रुपीज, इसका अमाउंट निकलेगा 8,000 रुपीज, ठीक है, ये हो गया 8,000 रुपीज। और यहां पर इन्होंने जो पेमेंट किया है वो 9,000 का किया, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वो चीज यहां पर भी करेंगे। तो 8,000 रुपीज इनका क्वालिफाइंग अमाउंट है, इन्होंने प्रीमियम पे किया 9,000 रुपए, तो इनको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिल सकता है, 8,000 रुपीज तक का। तो यहां पर आ जाएगा 8,000 रुपीज। पिछले वाले में 22,000 हो गया था क्योंकि 40,000 तक का उनका क्वालिफाइंग अमाउंट था, तो 22,000 रुपए आराम से उनका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद बी पॉइंट में यहां पर बोले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹15,000 ऑन मैरिड डॉटर्स लाइफ, द प्रीमियम पेड इज 1,000 रुपीज। तो मैरिड डॉटर की लाइफ पर भी यहां पर लिया गया है, ठीक है, 15,000 का है। अब 15,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो वो 1,500 रुपए निकलेगा, अगर 20% देखोगे तो वो 3,000 रुपए हो जाएगा। तो दोनों ही अमाउंट ज्यादा है 1,000 रुपए से, तो यहाँ पर बी पॉइंट में आपको 1,000 रुपए तक का पूरा डिडक्शन इसका मिल जाएगा। आप यहाँ पर पूरा लिख लेना LIP ऑन मैरिड डॉटर्स लाइफ, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा उसमें चला जाएगा। इसके बाद सी पॉइंट में बोले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹40,000 ऑन वाइफ लाइफ टेकन ऑन 1 अप्रैल 2017, द प्रीमियम पेड इज 5,000 रुपीज। आप देखिए यहाँ पर जो वाइफ है, वाइफ का मतलब होता है स्पाउस, तो सी पॉइंट में अगर हम देखें तो LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो वाइफ के लिए लिया गया है, उसका जो क्वालिफाइंग अमाउंट होगा वो कितना होगा, क्योंकि 1 मई 2017 में पॉलिसी इशू हुई, यानी कि 12 के बाद ही हुई है, 2012 के बाद। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 40,000, तो इसका ये निकलेगा 4,000 रुपए, ठीक है, 4,000 रुपए। राइटिंग मेरी यार गंदी है काफी ज्यादा, मुझे पता है, लेकिन मैनेज कर लो आप लोग थोड़ा सा, बस अमाउंट आप समझ लो कि किस तरीके से अमाउंट यहाँ पर निकालने। तो 40,000 रुपए की पॉलिसी थी, 10% इसमें समय वो था, तो 4,000 रुपए हो गया, और प्रीमियम पे किया 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करेगा क्योंकि 4,000 रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है, तो 4,000 रुपए ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद डी पॉइंट में बोल रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो बड़े मजे से इसका डिडक्शन हमको मिलेगा। डी पॉइंट हो जाएगा हमारा RPF का, ठीक है, ये कितना अमाउंट है, 15,000 रुपए। इसके बाद ई पॉइंट हमसे बोला कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, तो यूलिप में भी अगर आपने पैसा डाला है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है, तो 74,000 यूलिप का, ये हो गया 74,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद एफ एफ पॉइंट ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है उसका भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप डाल दो GIP ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 रुपए, ठीक है, ये हो गया एफ। उसके बाद जी पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू फैमिली बेनिफिट फंड। अब देखो फैमिली बेनिफिट फंड कहीं पर भी मेंशन नहीं है TC में, इसका मतलब फैमिली बेनिफिट फंड आपका क्वालिफाई नहीं करेगा डिडक्शन के लिए। तो फैमिली बेनिफिट फंड वाला जो पार्ट है वो आप ऐसे ही इसको छोड़ दोगे, तो यहां पर आप इसको स्किप कर दो, ये हो जाएगा फैमिली बेनिफिट फंड, इसका डिडक्शन हमको नहीं मिलता तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद एच पॉइंट में बोले अक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSE 8 इशू इंक्लूडिंग 5th ईयर इंटरेस्ट ऑफ ₹1,500। अब देखें यहां पर अक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा हुआ था NSE 8 इशू का, वो फर्स्ट ईयर में री इन्वेस्ट होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है, तो फोर्थ ईयर तक का पूरा हमारा टोटल हो गया, और 5th ईयर का भी इसमें आ गया टोटल, तो मतलब जो टोटल अक्रूड इंटरेस्ट है 5 साल का, वो यहाँ पर दिया हमको 4,000 रुपए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो उसमें अक्रूड इंटरेस्ट होता है NSE 8 इशू में, वो 5th ईयर का इन्वेस्ट नहीं होता है। तो जो 5th ईयर का हमारा 1,500 है, जो किसमें इंक्लूडेड है, इस 4,000 रुपए में, तो ये 1,500 का हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो यहां पर हम डालेंगे अक्रूड इंटरेस्ट वही ऑन NSE 8 इशू, तो यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा 4,000 में से 1,500 रुपए, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 2,500 रुपीज का। इसके बाद LIP ऑन ब्रदर्स लाइफ, तो ब्रदर की लाइफ में ही मिलता है, सेल्फ पे मिलता है, स्पाउस पे मिलता है, और चिल्ड्रन पे मिलता है। तो LIP ऑन ब्रदर्स लाइफ, ठीक है, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये GHI और लास्ट में हो जाएगा J।
जे में यहाँ पर बोले ट्यूशन फीस पेड ऑफ हिज सन, 15,000 रुपए की ट्यूशन फीस पे करी है, तो नॉर्मल वे में दिया हुआ तो ट्यूशन फीस भी हमारी डिडक्शन के उसमें आ जाती है, तो 15,000 रुपए इसका भी डिडक्शन हम क्लेम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको टोटल कर लो, ये हो गया 8,000, उसके बाद 1,000, 4,000, 15,000, 74,000, 1,500, 2,500 और उसके बाद फिर 2,500 के बाद 15,000। इसका टोटल आपको मिलेगा 1,21,000 रुपीज। आप एक बार खुद से भी टोटल कर लेना, 1,21,000 आपको यहाँ पर टोटल मिलेगा। अब आपको पता है कि 1.5 लाख तक आपका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, तो 1.5 लाख से अगर कम डिडक्शन आपने किया है तो उसका डिडक्शन ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम कर सकता है वो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से, वो है 1,21,000 रुपीज। तो जितना भी इसका जीटीआई आया है, जैसे मान लो अगर इसका जीटीआई आपने निकाला, तो जीटीआई इसका मान लेते हैं कि अगर 5 लाख रुपए था, ठीक है, इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए थी, तो आप यहाँ पर माइनस करोगे, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये हो जाएगा 1,21,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 5 लाख माइनस 1,21,000 रुपीज, तो ये निकलेगा 3,79,000, 3,79,000 रुपीज। इस अमाउंट पे इसका टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ये होती है इसकी टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, पूरा क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आप एक बार सही कर लेना, मुझसे ये वाली गलती जो हुई थी ये आप लोग मत करना। ठीक है, यहाँ पर 20% होगा, 10% नहीं होगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग एक एक करके और भी डिडक्शन जो बच गए हैं उनको कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।